चलिए नमस्कार दोस्तों, इससे आगे आपका ये नाम फिजिक्स का सेट 1 है। ठीक है, आज से इसका सीक्वेंस कर रहे हैं। ठीक है, इसे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, उसे आप देखिए। सबसे पहले गणेश जी की स्तुति कीजिए। ठीक है, जैसे आप सेट का आगाज कीजिए। ठीक है, सेट आपका 1 है, कोड इसका है JF। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है, देखी चाहता हूँ। अब उसका विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुवण तल के बीच कौन होता है। देखिए चाहता हूँ, ये तनाव विद्युत चुंबकीय तरंग के हिसाब से आपकी होती हैं। ठीक है, ये आपका तल होता है। ठीक है, ये आपका 90 इंच का होता है, ये वाला। ठीक है, ये ध्रुवण तल कह सकते हैं इसे हम। ये आपका, ठीक है, ये बाईतल होता है, तल। ठीक है, संरचना के हिसाब से होती है। ठीक है, ये आपका, अब देखिए जाता हूँ, जब से कोण पूछे, ठीक है, तो इसमें आपका कोण जो होता है वो 90 अंश का होता है, 90 अंश का। ठीक है, 90 अंश का ये आपका कोण है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही है। ठीक है, तो देखिए आपका जेड होता है, मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपसे कह रहा है कि जब M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर M द्रव्यमान का नाभिक बनाते। देखिए तो आपको मालूम है, दो द्रव्यमान है आपके, इनसे हम एक नाभिक जब बने हैं तो इनका द्रव्यमान अधिक होगा, दो इनका M2 किससे, जो आपने नाभिक बनाया उससे अधिक होगा। ठीक है, इनका द्रव्यमान अधिक होगा कुछ इससे। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका सही है, ये वाला भी सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर इसी का खा देखिए। खा में आपसे कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवृत्त में 8 ओम, R बराबर आपका 8 ओम दे रखा है। ठीक है, प्रतिघात मतलब एक्सेल आपको दे रखा है, ये 6 ओम है। ठीक है, प्रतिबाधा आपसे पूछिए। देखिए चाहता हूँ, प्रतिबाधा के लिए आपका फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL का होल वर्ग। R आपकी इसमें 8 है, ये आपका 6 है, इसका वर्ग करिए, 8 का 64 होता है और 6 का 36, मतलब ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपका 10 का वर्ग है, 10 ओम। ठीक है, ये आपका इसका आंसर क्वेश्चन नंबर ये तीसरे का 4, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर इसी का 5 चौथा देखिए। चौथे आपसे कहा, बाद में विद्युतशीलता का मात्रा, आपको मालूम विद्युतशीलता को किससे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं। ठीक है, इसका आपसे वैसे आपसे मात्रा पूछा है तो आपको कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। कैसे होता है आपको मालूम है, अपने कूलम का नियम पढ़ा होगा, ये बराबर 1/4 पाई E एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो उसमें हटा सकते हैं, कितना बचेगा, ये बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे में R²। कितने का मात्रक होता है, हम मात्रक इसका चाहिए तो इसे इधर भेज दिए, इसे नीचे ले आए। मतलब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर आपका ये हो जाएगा। देखो Q1 Q2 मतलब कि दोनों का मात्रक कूलम होता, तब का हो जाएगा कूलम स्क्वायर, कूलम का वर्ग बटे में R दूरी का मात्रक होता है और F का मात्रक बल मतलब न्यूटन, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इसका मात्रक हो गया। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है, ये घा का दूसरा, कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। और आपसे कहा न्यूनतम आवृत्ति, सबसे कम आवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंग में होती है या फिर सूक्ष्म तरंगों की होती है सबसे कम आवृत्ति। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आगे आपसे कहा अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति हम काई से लिखते हैं। ठीक है, आपका ये काई है। ठीक है, काई से वैसे लिखते हैं, ये आपका काई बराबर होता है, ये काई जो आपका होता है अनुक्रमणपाती होता है परम ताप के, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/T। अब T के ऊपर भेज दो तो आपका ये काई बराबर, ये काई अनुक्रमणपाती, ठीक है, बराबर T इनवर्स। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही है, काई अनुक्रमणपाती T इनवर्स, मतलब आपका ऑप्शन सही है, इसमें भी सही है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 2 देखिए। ठीक है, 2 में आपसे कह रहा है कि पूर्ण अंतिम परावर्तन से क्या तात्पर्य है, किरण
किरण आरेख बनाकर दिखाई। देखिए छात्रों किसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे आप लिखिए। ये सघन माध्यम में आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से अधिक है तो संपूर्ण आपतित प्रकाश परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित होकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अरे दूसरा फर्क बनाए, ठीक है, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, एन और एन डैश, ठीक है, ये आपका होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके इस प्रकार से आपका होता है, ऐसे आपका निकल जाता है, ठीक है, ये आपका बराबर यहाँ पर ये है, ठीक है, ये वाला ऐसे, ये आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन अगला देखिए, आपसे कहा दो कि खामे समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए। देखिए आपको मालूम है, देखो मैंने अंतर पहले से लिख लिए हैं। नंबर एक पर इसकी प्रमाण क्रमांक समान होते हैं, किसके, समस्थानिक के, संभारिक की इसकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, ठीक है, ये आप अंतर लिख लीजिए, खुद पढ़िए, ठीक है, इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन अनुमीय और ओमीय पर्वत आप देखिए, ठीक है, ये आपका ओमीय पर्वत है, ये आपका अनोमीय पर्वत है, ठीक है। क्या होता है ओमीय पर्वत, जो ओम का नियम का पालन करे, ठीक है, ओम का नियम का पूर्णतः पालन करे उसे कहते हैं ओमीय पर्वत, और जो ओम के नियम का पालन ना करे उसे कहते हैं अनोमीय पर्वत, ठीक है, चाहे आप लिख सकते हो एक लाइन में, ठीक है। इससे क्वेश्चन अगला देखिए। अगला आप ये सवाल है, आपसे कह रहा है एक चालक पर इतने गुलाम धनात्मक आवेश मतलब Q बराबर 2.4 10 की घात -18 गुलामी आपका धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। देखिए जाता हूँ आपसे n पूछा है, पर तो ये चीज ध्यान रखिए कि इस पर धनात्मक आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है। अगर आवेश ऋणात्मक होता तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती, ठीक है। आप लिख सकते हो इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। हमें n का मान चाहिए, तो आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E बराबर 1.6 10 की घात -19 कूलम। आपका फॉर्मूला होता है Q बराबर NE, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो Q बटे E हो जाएगा आपका, ठीक है, Q बटे E। तब देखिए छात्रों हूँ n बराबर Q की जगह पे 2.4 10 की घात -18, ठीक है। E का मान आपका 1.6 10 की घात -19। अब 19 को उधर भेज दो, अब इससे इसे हटा दो, बच्चा आपका n बराबर देखिए 24 बटे 16 10 की घात -18 10 की घात 19। देखिए 8 दूनी 16 8 3 24, n बराबर 3 बटे 2, सॉरी हाँ 3 बटे 2, ये आपका 2 है, ठीक है। घातें आपकी 1 बची है, ये आपका 30 हो गया, मतलब n बराबर 30 बटे 2 15 है। n बराबर 15 मतलब आप लिख सकते हो इसमें 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, ठीक है, क्योंकि आवेश धनात्मक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा है दीक्षा द्रोण, इसी के दाम में आपको देखा v बराबर 40 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी वोल्ट है। और ये b बराबर v0 साइन ओमेगा टी से इसकी तुलना कर दीजिए। ये आपका 2 हो गया, ये आपका 1 हो गया। जब आप दोनों से तुलना करें आपके पास v0 बराबर 40 वोल्ट आ जाएगा, ओमेगा बराबर 100 पाई आ जाएगा, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें समय चाहिए टी के सापेक्ष में। देखिए जाता हूँ, आपको मालूम होगा क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बटे टी, टी चाहिए तो टी बराबर 2 पाई बटे ओमेगा, ठीक, ये आपको दे रखा है। अब देखिए जाता हूँ टी बराबर 2 पाई, ओमेगा आपका कितना 100 पाई है, इससे इसे हटाइए, टी बराबर बात करिए 0.02 सेकेंड, ये तो आपका टी आ गया। हमें इसका ग्राफ भी चाहिए, देखिए जाते हो इसका हम ग्राफ बनाए, ठीक, तो इसे ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से डेट करिए आपका 0.01 होगा, फिर इसके बाद 0.02, इस आपका यह ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन इसका अगला देखिए आप, अगला आपसे कह रहा देखिए छात्रों चावल कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड, ठीक है, 6 × 10⁻15 चक्कर लगाता है, ठीक है। वृत्तीय पथ की किसी बिंदु पर धारा का मान ज्ञात। देखिए छात्रों आपको दे रखा है इसमें, ये आपका n का मान है 6 × 10⁻15, ठीक है।
और प्रति सेकंड की बात की मतलब टी बराबर 1 सेकंड दे रखा आपको। इलेक्ट्रॉन की बात की तो इसका ई बराबर जो होगा इतना ही होगा, 1.6 × 10⁻19 हो जाता है। अब से धारा का मान पूछा है। अब देखिए आपको मालूम है आपका क्यू बराबर एन ई होता है और क्यू बराबर आई टी भी होता है। ठीक है, अब ये आपके दोनों बराबर हैं तो आप लिख सकते हो एन ई बराबर आई टी हो जाएगा, कि आपके ये दोनों बराबर है अगर तो आपको ये भी बराबर हो जाएंगे। हमें आई का मान चाहिए, आपका होगा आई बराबर एन ई बटे टी, एन ई बटे टी। अब देखिए जाता हूँ आई बराबर एन के जगह पे आपका ये है 6 × 10⁻15। अभी आपका 1.6 × 10⁻⁻19 है और टी आपका 1 है, तो आई बराबर देखिए तो 196 घाते आपकी -4 बचे एम्पियर, ये आपकी धारा होगी। ठीक है, सिंपल सवाल है। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन इसका अगला देखिए। अगले क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का काम परमाणु के रदरफोर्ड मालिक की प्रमुख कमियां लिखी, ये आपकी कमियां दी है। ठीक है, इसका एक इसे कर लीजिए, आगे बढ़िए आप। ठीक है, अब आपसे कहा क्वेश्चन में सी के खाम है, आपसे कहा एक उत्तल लेंस। ठीक है, ये आपका 10 दिया, ये वाला आपका ये 10 है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, एक उत्तल लेंस पर प्रकाश की किरणें चित्र के अनुसार पड़ रही है। ठीक है, इधर से बढ़ रही है। ठीक है, यदि लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। किरण आरेख का मार्ग भी दिखाइए। देखिए जाता हूं, अब आपसे कह रहा है यू बराबर आपको दे रखा है ये 10 है, क्योंकि आपको यू उधर दे रखा है तो आपका ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और जो आपका एफ है वो आपका 20 है, हमें बी का मान चाहिए। देखिए लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से क्या होता है आपका 1/f बराबर 1/b -1/u होता है, ये आपका लेंस का फार्मूला से। ठीक है, एफ के जगह पे आप 20 लिखिए, बी के जगह पे बी लिखिए, यू के जगह पे आपका ये 10 है। अब 10 को इधर ले आइए तो 1/20 प्लस 1/10, 1/20। ठीक है, अब इसमें 2 का गुणा करिए क्योंकि आपको हर बराबर करनी है इसकी, तो आपका यह 1 + 2/20 1/20, ये आपका होगा 3/20, 3/20 बराबर 1/20, मतलब b बराबर आपका 20/3 भाग करिए, b बराबर 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर खाका 3 का खाका। इससे क्वेश्चन आपका था ये गा नंबर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है। ठीक है, इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र का अवयव लिखिए। देखिए छात्रों, सबसे पहले आपकी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे से आप देखिए, अब जब कभी किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इस तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, इन तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं पहले तो। ठीक है, इनके संचरण की दिशा अगर हम बनाए, देखिए छात्रों आपको मालूम है ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, ये आपका ई वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, इनकी दिशा अगर हम लिखें तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे आगे इनके लिए हिसाब से। ठीक है, अगर हम इसमें देखें, देखिए छात्रों ये आपको ये लंबवत होता है सीधे। ठीक है, सीधे बिल्कुल लंबवत वैद्युत क्षेत्र। इस हिसाब से आपका ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये
ठीक है। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र भी बनाए, अगर देखिए जाता हूं, तो इस हिसाब से बनेगा कि कुछ झुका हुआ ऐसे करके, ठीक है, झुका ये वाले, ये लंबवत नहीं होता, ठीक है, इस हिसाब से, ठीक है, इस हिसाब से। तो हम कह सकते हैं ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। ये संचरण की दिशा हो गई, संचरण की दिशा, यही आपसे पूछा था, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग जो आपकी सीधी लंबवत होती है, और मतलब वैद्युत क्षेत्र वाली, और चुंबकीय क्षेत्र वाली आपकी कुछ पैरेलल होती है, मतलब कि 90 अंश से कम कोण बनाती है, ठीक है। अब इसे आप करिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसी में अगला था, देखिए जाता हूँ, इसमें आपसे कहा था वैद्युत चुंबकीय आघूर्ण को अस्थिर स्थापित किए, देखिए जाता हूँ, वैद्युत चुंबकीय या चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत नहीं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण आपसे कहा है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र स्थापित किए, देखिए जाता हूँ, चुंबकीय द्विध्रुव पहले आप देखिए किसे कहते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव, देखिए जाता हूँ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा हम मालूम है कोई चुंबक आपकी है, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, इसकी लंबाई जो की है 2L है, और ध्रुव सामर्थ्य आपकी m, तो स्मॉल m से, ठीक है, प्लस माइनस में होती है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य तथा चुंबक की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, इसे m से लिखते हैं। आपको मालूम है क्या कहा, ध्रुव सामर्थ्य स्मॉल m, उसकी प्रभावी लंबाई 2L है, ठीक है, इसी को कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसका मात्रक क्या होगा, आपको मालूम होगा, ध्रुव सामर्थ्य किससे लिखते हैं, उसका नाम लंबाई किससे लिखते हैं, ठीक है, आपका हो गया इससे आगे। अब इससे आगे देखिए आप, इससे आगे आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 का है, आपसे कह रहा है कि गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई की एक समान आपसी सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए, मतलब स्थापित कीजिए। देखिए जाता हूं, ये आपका कोई अनंत लंबाई का कोई तार है, ठीक है, इसमें धनात्मक आवेश है, ठीक है। अब इसे अगर हम बनाए, देखिए जाता हूं, अब इसे अगर हम बनाए तो थोड़ा इस हिसाब से बनाए रहे, ठीक है। देखिए जाता हूं, इसमें आपके 3 पृष्ठ हैं, ये आपका पृष्ठ S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ठीक है। अगर इसमें हम वैद्युत क्षेत्र देखें, देखिए जाता हूं, अगर इसमें वैद्युत क्षेत्र देखें को किधर आपका होगा, तो इसे आप देखिए जाता हूं, इसे आप इसमें देखिए, आ गया, देखिए जाता हूं, इधर जो आपका होगा ये क्षेत्रफल सदिश होगा dA वेक्टर, ये होता वैद्युत क्षेत्र होगा, हम कह सकते हैं E वेक्टर, dA वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका इधर होगा, इधर आपका होगा E वेक्टर, इधर आपका जो होगा वो आपका होगा dA वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश होगा। इस पृष्ठ पे अगर हम देखें इस पे, तो इनमें दोनों की दिशा समान होगी, E वेक्टर की दिशा इधर ही होगी और क्षेत्रफल सदिश की दिशा भी आपकी इधर ही होगी, ठीक है। हमारे इसकी लंबाई जो आपकी है, ये लंबाई आपकी L है, फिर मान चल रहे, तो पहले से आप लिख सकते हो, ठीक है। हम इससे जो लिखना आपका होता है, ठीक है, जो मैंने बनाया इसे आप खुद ले लीजिए, ठीक है, लिखेंगे नहीं हम, सीधे काम सूत्र आपको सिद्ध करा रहे सीधे,
ठीक है, तब इसे आप देखिए आगे। देखिए छात्रों, ठीक है, जो आपका चालक तार है इसे मानती आपकी अनंत लंबाई का है। ठीक है, हम इसे सीधे लिख रहे हैं कुल वैद्युत फ्लक्स। देखिए कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, आपसे फ्लक्स से पूछा। ठीक है, क्या होगा आपका, देखिए छात्रों, फाई ई बराबर S1 प्लस S2 प्लस S3। हम मालूम है इनका हमें समाकलन करने होगा। ठीक है, तो उसे हम सीधे लिख रहे हैं फाई ई बराबर समाकलन S1 समाकलन S1 समाकलन S2 समाकलन S3। ठीक है, ये आपका S3 है, S3 है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, फाई ई बराबर, तो डी फाई लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर। ठीक है, देखिए छात्रों, देखिए ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर होगा, सेम इसमें होगा ई वेक्टर, इसे लिखिए S1 के लिए, आप लिख दिया अब S1 है, ये आपका S2 है, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा प्लस S3 ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब हमें मालूम है, अगर हम इसे लिखें ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर जो आपका होता है वो होता है ई डी ए कोस थीटा, ये होगा जहां पर ई डॉट डी ए है। तब देखिए छात्रों, डी फाई ई बराबर S1 ई डी ए कोस थीटा प्लस S2 के लिए सेम होगा ई डी ए कोस थीटा प्लस S3 के लिए सेम होगा ई डी ए कोस थीटा। अब देखिए छात्रों, अब देखिए इसमें आप जो आपका S1 है, देखिए S1 और S2 ये आपके वैद्युत क्षेत्र और कणाओं क्षेत्र सदिश आपके ये लंबवत है, मतलब 90 अंश पे है। मतलब ये आपका जो S1 के लिए थीटा होगा वो भी 90 होगा, S2 के लिए जे भी आपका 90 होगा। ठीक है, देखिए आपका ये नंबर 90 है। ठीक है, इसका आपका जो आपका होगा वो शून्य हो जाएगा क्योंकि कोस 90 का मान 0 होता है। ठीक है, अब आप लिखिए डी फाई ई बराबर फाई S1 ई डी ए कोस 90 S2 ई डी ए कोस 90। इसका जो आपका देखिए ये आपकी दोनों दिशा में ही है, तो इसका जो कोण बनेगा वो 0 अंश का बनेगा। तो लिखिए S3 ई डी ए कोस 0, इनका तो मान आपका 0 हो जाएगा, ये आपका बचेगा। ठीक है, इसे आप अगले पेज में देखिए। देखिए छात्रों, डी फाई ई बराबर ये आपका होगा 0 प्लस 0 प्लस ई S3 के लिए ई डी ए, आपको 0 मान आपका 1 होता है। तब देखिए छात्रों, डी फाई ई बराबर S3 ई डी ए को हम बाहर ले सकते हैं, ये आपको बाहर ले लो। ठीक है, बचे आपका डी। अब आपको मालूम ये आपका बेलन था। देखिए छात्रों, ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है। देखिए ये वाला S3 वाला आपका बेलन है। क्या होता है बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आपको मालूम होगा क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। एच की जगह लंबाई हमने एल ली है, तो आपका एच की जगह में एल रख सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। अब लिखिए गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से
क्या होगा आपका, ये हम फाई लिख सकते हैं, फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक है तो ये भी आपका फाई बराबर की, हम फाई के साथ समाकलन करें, आपका ये फाई ही बचेगा। ठीक है, ऐसा कर दिए भी फाई आप हटा दें तो आपके बराबर ही है। ठीक है, जो समाकलन करके आपका फाई ही बचे, दोनों बराबर है। अब लिखिए अब समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से दोनों आपके बराबर हम लिख सकते हैं ई गुणे 2πr_l बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। दोनों बराबर, हमें ई का मान चाहिए तो 2πr को नीचे आप भेज दो, बचे आपका ई बराबर 1/2πr_l इंटू में क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा सही करके लिखिए आप, ई बराबर 1/2πr एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे एल। तो हमें मालूम है क्यू के जगह पे हम लिख सकते हैं, आपको मालूम क्या होता है, क्यू बराबर एल लेमडा, क्यू बराबर आपका होता है एल लेमडा। तभी आपको जगह देखी जाता हूं, ई बराबर 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे आर इंटू एल। और क्यू की जगह पे आप 2 लेमडा रख दीजिए, सॉरी लेमडा एल, क्यू की जगह पे लेमडा एल, ये आपका होता है। अब एल से एल आप काट दीजिए, इसमें चाहो तो आप 2 का गुणा कर सकते हो, आसान करने के लिए आपका हो जाएगा ई बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा बटे में आर, ये आपका होता है सूत्र अनंत लंबाई के लिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आगे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है अगला। ठीक है, ये आपका हो गया आपका अनंत लंबाई के लिए। ठीक है, अब इससे आगे आपका है, ये परावर्तित दूरदर्शी है आपकी। ठीक है, इसे आप देखिए, आपसे कहा परावर्तित दूरदर्शी का आरेख खींचिए। देखिए परावर्तित दूरदर्शी, आप देखिए इस दूरदर्शी में दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवदर्शक लेंस के स्थान पर बड़े आकार का अवतल दर्पण, आपका बड़े आकार का अवतल दर्पण है। ठीक है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे परावर्तित दूरदर्शी कहते हैं। ठीक है, इसे आप देखिए, इसका आप चित्र बनाइए। ठीक है, जरूरी आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आप चित्र बनाने के लिए ही जरूरी है। अब इससे आगे इसका ये आपका कार्यविधि है। ठीक है, इसका कार्यविधि, इसका एक बार लिए फिर आगे बढ़िए। ठीक है, इसकी कार्यविधि के लिए प्रतिबिंब बनाना कैसे बनता है, इस दूरदर्शी द्वारा इसे पढ़िए, जैसे आप बनाइए। ठीक है, तो इससे आगे देखिए, इससे आगे आपका है प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय अवकनों। क्वेश्चन नंबर आपका है ये देख जाता हूँ, इसी में है ये आपका हो गया। इसके आगे आपका है परावर्तित दूसरे के बाद आते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पदार्थ में अंतर। ठीक है, ये आपका है अनुचुंबकीय, ये आपका अनुचुंबकीय है, ये आपका प्रतिचुंबकीय है, ये आपका लौह चुंबकीय है, लौह चुंबकीय। ठीक है, तुलना है, देखिए जाता हूँ तुलना के समय अनुचुंबकीय में देखिए, ये ठोस द्रव तथा गैसों में होता है। ठीक है, ये ठोस द्रव तथा गैसों में होता है, दोनों बराबर है। ये केवल ठोस में होता है, क्या, लौह चुंबकीय। नंबर 2 में है इन पदार्थों की चुंबकीयशीलता 1 से थोड़ी अधिक होती है, चुंबकीयशीलता 1 से थोड़ी अधिक होती है। इन पदार्थों की चुंबकीयशीलता 1 से कम होती है, किनकी, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। लौह चुंबकीय में देखिए इन पदार्थों की चुंबकीयशीलता 1 से बहुत अधिक होती है। ठीक है, तीसरा अंतर आप देखिए, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम धनात्मक होती है। चुंबकीय प्रवृत्ति मालूम आपको काई से लिखते हैं। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान जो आपका होता है, देखिए चुंबकीय कम धनात्मक होती है। इसमें देखिए इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति कम ऋणात्मक होती है, इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत अधिक धनात्मक होती है। ठीक है, इसी आप क्वेश्चन नंबर इसमें चौथा अंतर आप देख लीजिए, ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाने पर कुछ आकर्षित होते हैं। ठीक है, इनका भेद किया उदाहरण देखिए, एल्यूमिनियम, प्लेटिनम, पीटी। ठीक है, आपका है। इससे आगे आप नोट करिए क्वेश्चन अगला देखिए आप, क्वेश्चन अगला आपका है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों और अर्धचालकों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए छात्रों,
वैसे आपके ये चालक हैं। हम चालक कहते किन्हें हैं, ठीक है, दो मैंने लिखा है इसमें है। चालक उसे कहते हैं कि चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालक इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या पाई जाती है तथा उसमें धारा प्रवाह सरलता से हो जाते हैं, कहते हैं चालक कहते हैं। लेकिन हमसे कहा है कि ऊर्जा वेंड के आधार पर, तो ऊर्जा वेंड के आधार पर यहाँ देखिए वे पदार्थ होते हैं जिनकी चालन वेंड इलेक्ट्रॉनों से आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं तथा इनके संयोजी वेंड एवं चालन वेंड में परस्पर अतिव्यापक होते हैं या उनके बीच वर्धित ऊर्जा अंतराल लगभग नगण्य होता है। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, ये आपको यहां से लिखने हैं। चालक वे पदार्थ होते हैं, ये वाला। ठीक है, यहां तक। ठीक है, ऊर्जा बैंड के आधार पर ये आपके चालक हो गए। इससे आगे ऊर्जा बैंड के आधार पर इसे अचालक देख लीजिए। यहां से आप लिखिए अचालक। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके संयोजी बैंड पूर्णता भरे हुए तथा चालक बिंद पूर्णता रिक्त होते हैं तथा उनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग बहुत कम होता है, सॉरी अंतराल बहुत अधिक होता है। ठीक है, ये आपके हैं अचालक। इसे आप देखिए अचालक, ये आपका चालक बिंद होता है, उनका संयोजी बिंद आपका वर्जित ऊर्जा अंतराल ही है। ठीक है, ये बहुत अधिक होता है, उसे कहते हैं अचालक। ठीक है, इतना ऐसे आप लिखने आपको। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि ये अचालक किसे कहते हैं, अचालक किसे कहते हैं। ठीक है, इससे आगे देखिए आप, इससे आगे आपका है अर्धचालक। किसे कहते हैं अर्धचालक से आप देख लीजिए। ठीक है, सब देखिए अर्धचालक देखिए, इसे कहते हैं अर्धचालक। यहां से देखिए आप, ये ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक। ठीक है, क्या लिखूंगा कि अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं इनके संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, संयोजी बैंड पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ठीक है, इसे आप नोट करिए, जैसे कि ये आपका है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। इससे आगे आपका स्वप्रेरकत्व से आप क्या तात्पर्य। चलिए छात्रों, इससे आगे ये आपका क्वेश्चन नंबर है 18। आपसे कहा स्वप्रेरकत्व से क्या तात्पर्य। पहले इसे आप देख लीजिए, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, यह पर धारा नहीं है। ठीक है, विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि उसी कुंडली में धारा के परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। इसका मात्रक हेनरी होता है। किसका? स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अब आपसे इसमें सवाल भी दे रखा है। आपसे कहा देखिए जाता हूं कि एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व मतलब आपका एल दे रखा है, कितना है? एल बराबर 0.4 मिली हेनरी है। ठीक है, मिली हटा दीजिए तो 0.4 गुणे 10⁻³ हेनरी हो जाएगा। ठीक है, तथा इसमें धारा जो आपका है कितने सेकंड में डेल्टा टी आपको दे रखा कितना है? 0.1 सेकंड। ठीक है, धारा जो आपकी हो जाती है डेल्टा आई दे रखी कितनी है? 1 एम्पीयर हो जाती है। ठीक है, तो आपसे विद्युत वाहक बल ई का मान पूछा है। अब देखिए छात्रों, ई के लिए हम आपको बताएं क्या हुआ। ई के लिए एल बराबर -E डेल्टा टी बटे डेल्टा आई, ये आपका फार्मूला होता है। अब एल आपको दे रखी कितनी, देखिए जाता हूं, एल आपको दे रखी है इसमें, एल आपकी 0.4 गुणे 10⁻³ है। ठीक है, तो इसे आप लिखिए 0.4 गुणे 10⁻³ ई। डेल्टा आई आपको, डेल्टा टी आपको 0.1 है, ये आपका 1 है। ठीक है, ऐसे लिखिए आप। इसे हटा के आप 0 बढ़ा सकते हो, तो 0.4 गुणे 10⁻³ ई बटी 10 हो गया आपका 10। इसे आप इधर ले आओ तो आपका ई बराबर 0.4 गुणे 10⁻³ इंटू में 10, और 10 से आप घात आप कम कर दो, कितनी आपका 0.4 गुणे 10⁻² वोल्ट, ये आपका इसका आंसर। ठीक है, एक 0 से एक आप घात कम कर सकते हो। ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका अगला इसी का। ठीक है, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला। इससे अगले में आपसे कहा, इससे आगे आपसे कहा देखिए छात्रों, ट्रांसफार्म का सिद्धांत क्या है। देखिए छात्रों, ट्रांसफार्म के लिए देखिए ट्रांसफार्म का सिद्धांत क्या है। ऊंचाई ट्रांसफार्म का प्रपथ चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। देखिए छात्रों, ट्रांसफार्म क्या है, पहले से लिखिए आप ट्रांसफार्मर कि ट्रांसफार्मर विद्युत का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम या ज्यादा किया जा सकता है, उसे हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक है, इसका सिद्धांत भी आपसे पूछा है, तो सब सिद्धांत आप देखिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ठीक है, आपसे कहा ट्रांसफार्मर अन्य प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है।
करता है, यह प्रत्यावर्ती धारा के साथ, ये प्रत्यावर्ती धारा के साथ ही कार्य करता है, दिश धारा के साथ कार्य नहीं करता है। ठीक है, ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आपसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर ही पूछा था, देखिए जाता हूँ। हाँ, ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपसे पूछा है। क्या होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में? प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा होते हैं। देखिए आपका फेरे ये वाली, ठीक है, ये आपके फेरे हैं। प्राथमिक कुंडली में फेरे ज्यादा होते हैं और द्वितीय कुंडली में फेरे आपके कम होते हैं, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, देखिए जो आपके कम फेरे होते हैं, मोटे तार के कम फेरे होते हैं, और जो प्राथमिक कुंडली फेरे ज्यादा होते हैं उसमें पतले तार के अधिक फेरे होते हैं प्राथमिक कुंडली में, उसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ठीक, इसे आप पढ़ लीजिए, किसे कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर। इसे आप देखिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर जो निम्न विभव को उच्च धारा को उच्च विभव में की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। ठीक है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एवं द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या से अधिक होती है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे क्वेश्चन में आप अगला देखिए। अगला आपसे कह रहा प्रकाश के बच्चे, देखिए तो इससे पहले आपको एक क्वेश्चन छूट गया इसमें, ये आपका ये वाला, इसमें ये है आपका 5 का खा। आपसे कह रहा है समांतर प्लेट संदर्भ की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दें। देखिए नंबर प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाएगा। देखिए तो सबसे पहले तो क्या होती है धारिता के लिए सूत्र आपका नंबर 1, प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना करते हैं, मतलब डी बराबर हम 2d कर दें। ठीक है, डी बराबर हम 2d कर दें। तब देखिए जाता हूं आपका वही फार्मूला होता है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ये आपका होता है समांतर प्लेट संदर्भ की धारिता के लिए सूत्र। अगर इसकी जो आपकी धारिता है हम दोगुनी कर दें, मतलब धारिता की लंबाई को जो दूरी है, आपसे दूरी कहा, देखिए जाता हूं आपसे कहा है प्लेटों के बीच की दूरी को हम दोगुना कर दें, तभी आपका सी डैश हो जाएगा। देखिए तो सी डैश ए एप्सिलॉन नॉट बटे में 2d हो जाएगा। मतलब सी डैश बराबर, यहां से हम एक बटे 2 बाहर लें तो बचा ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी। ये आपके सी के बराबर था, हम इसे लिख सकते हैं सी बटे 2। पहले से धारिता आधी हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई हम दोगुना करें तो उसकी धारिता पहले से आधी हो जाएगी। अब लिख सकते हो कि लंबाई दोगुना करने पर धारिता आधी हो जाएगी। कि कितनी? आधी हो जाएगी। हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें नंबर 2 आपसे ये कहा, देखिए जाता हूं नंबर 2 में क्या कहा आपसे कि प्लेटों का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए। अगर हम क्षेत्रफल आधा करें, देखिए जाता हूं अगर हम क्षेत्रफल आधा करें, नंबर 1 इसमें आपका ये है। अब ये नंबर 2 आपका कह रहा है क्या आपका है सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी है। अगर हम क्षेत्रफल आधा करें मतलब ए बटे 2 कर दें, ठीक है, तब देखिए जाता हूं सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में 2 लिखेंगे इसके हम इंटू में डी। दो आपको इधर आ जाए, मतलब सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे में 2d हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 1 बटे 2 बाहर लें, ए एप्सिलॉन नॉट बटे में डी, मतलब ये आपका सी डैश चलेगा। ठीक, सी डैश ये भी आपका सी के बराबर। अब देखिए चाहता हूं ये भी आपकी धारिता आधी कर रहा है। अगर हम क्षेत्रफल को दूना कर दें तो धारिता आपकी फिर भी आधी हो जाएगी। ठीक है, इसे भी धारिता आधी हो जाएगी, धारिता आधी। ठीक है, और नंबर 3 इसमें आपसे क्या कहा, नंबर 3 देखिए तो नंबर 3 आपसे ये कह रहा है यदि, देखिए नंबर 3 आपसे कहा ये आपका नंबर 3 आपसे ये कह रहा है कि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भर दें। ठीक है, अगर इसके बीच कोई माध्यम भर दें, देखिए जाता हूं तभी आपका ये सूत्र हो जाएगा सी, पहले आपका ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट, जब कोई माध्यम रख दें तो सी डैश के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो सी डैश बराबर के सी हो जाएगा। मतलब इसकी धारिता जो है
कुछ भी मान हो तो अधिक हो जाएगी, लिखिए अब धारिता अधिक हो जाएगी। इस कंडीशन में धारिता आपकी अधिक हो जाएगी, अधिक हो जाती है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर आपका हुआ। इससे आगे क्वेश्चन हम देखे जाता हूं। ठीक है, आपका 5 का खा हो गया। अब आप 5 का गा देखिए। 5 का ये भी आपका हो गया। ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्म। ठीक है, अब ये आपका है प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है। व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। ठीक है, ये आपको लिखना ही है। ठीक है, इसे नोट के देखिए। व्यतिकरण आपका क्या कह रहा है, जब समान आवृत्त की दो समान जब समान आवृत्त की दो समान तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से दो स्थितियां बनती हैं। ठीक है, एक अधिकतम होता है, एक न्यूनतम होता है। ठीक है, जब परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है तब संपोषी व्यतिकरण, जब न्यूनतम होती है तो विनाशी व्यतिकरण, इसे हम व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, आपकी परिभाषा हो गई है। ठीक है, प्रकाश व्यतिकरण की शर्तें हैं, इन्हें आप शर्तों को भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, दोनों स्रोतों में प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहता है। ठीक है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां तथा तरंग समान होती, बराबर होती। ठीक है, इन्हें नोट कर लिए। विवर्तन किसे कहते हैं, तो आपका विवर्तन। ठीक है, ये आपका जो आपके प्रतिरोध है, ये आपकी धारा आई है। ठीक है, ठीक है, ये आपकी धारा आई है, इसमें आपकी धारा I1 है, किसे द्विभाग में बटियाते। ठीक है, इसमें धारा आपकी I2 हो जाएगी, ये भी आपकी I1 होगा, ये आपका I2 है। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। माना P Q R 4 प्रतिरोध है। ठीक है, जिनमें P तथा Q में धारा I1 है, R तथा X में धारा I2 है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, तब इसे देखिए कि ये स्थायी संतुलन की अवस्था में है। ठीक है, तब इसे हम सिद्ध करेंगे। पहले किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिखिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास से आप लीजिए, देखा तो ए बी डी ए में बंद पास ए बी डी ए में। ठीक है, ए बी डी ए में। ठीक है, वैसे इस धारा की दिशा में चल रहे, जब धारा की दिशा में चले हो तो प्रतिरोध और धारा के कोण हमेशा प्लस में आपको लेने हैं। ठीक है, आपका रहेगा I1 P। ठीक है, अब इधर आए। ठीक है, ये धारा की विपरीत आ रहे हैं। ठीक है, धारा के विपरीत है तो -k बराबर में 0, ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब आप लीजिए बंद पास बी सी डी में। लिखिए बंद पास बी सी डी बी में। ठीक है, अब हम धारा की दिशा में चल रहे। पहले देखिए बी से सी से चल रहे तो धारा की दिशा है आपका I1 Q माइनस। अब ये विपरीत धारा आपकी इधर जा रही है, इधर से आ रही है तो -I2S बराबर 2। समीकरण आपका ये 2 हो गया। अब इन दोनों को हल कर लीजिए। ठीक है, लिखिए समीकरण 1/2 से। ठीक है, दोनों का हल कर दीजिए। तब देखिए जाता हूं आपका I1, इसे बराबर कर दे आपका I1 P बराबर में आपका होगा I2 R। सो इसे बराबर कर दो आप बटे में I1 Q, ये भी आपका बराबर ही है। ठीक है, बटे में I2 S। ठीक है, इससे बराबर हटा के नीचे लगा रहे। ठीक है, ये आपका बराबर है ना, पाया जाए बराबर है। अब देखिए I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल करते बच्चा आपका P बटे Q बराबर R बटे S।
यही आपका द्विचयन छेद का संतुलन अवस्था में सूत्र होता है। ठीक है, आप किसी का मान इसी हिसाब से निकाल सकते हो। ठीक, इसे तो ये इससे आई क्वेश्चन अगला देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक धातु की तीन तारों की लंबाइयां का अनुपात आपको दे रखा है। ठीक है, लंबाई का अनुपात दे रखा है। देखिए छात्रों, माना L1 अनुपात L2 अनुपात L3 आपको दे रखा 3 अनुपात 2 अनुपात 1 है। ठीक है, द्रव्यमानों का अनुपात दे रखा आपको M1 M2 M3 का अनुपात आपका 1 अनुपात 2 अनुपात 3 है। ठीक है, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात आपसे पूछा है कि आपसे पूछा। देखिए छात्रों, जो आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है, तो आपका इस हिसाब से होता है। देखिए छात्रों, R1 अनुक्रमानुपाती L1 का वर्ग बटे M1। ठीक है, इसी हिसाब से R2 अनुक्रमानुपाती L2 का वर्ग बटे M1। ठीक है, इसी हिसाब R3 अनुक्रमानुपाती L2 का वर्ग बटे M2। ठीक है, ये है। तो हम अगर देखें छात्रों, देखिए छात्रों, अगर हम इसे देखें, ये अनुक्रमानुपाती इसे बराबर लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं आपका R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर L1 का वर्ग बटे M1, L2 का वर्ग बटे M2, L3 का वर्ग बटे में M3। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब L1 का मान आपका 3 है, लिखिए 3 का वर्ग, फिर आपका ये 2 है, फिर 2 का वर्ग, फिर आपका 1 का वर्ग। अब बटे में M1 आपका 1 है, तो फिर 1 अनुपात बटे में फिर 2 अनुपात बटे में 3। ठीक है, अब देखिए 3 का वर्ग 9 होता है, फिर 2 दूनी 4 बटे 2, 1 बटे 3। अब देखिए छात्रों, अगर इसे हम काटे पहले तो इसे काट सकते हैं, 2 दूनी 4, मतलब आपका बचा 9 अनुपात 2 अनुपात 1 बटे 3। अभी आपका बटे में है। ठीक है, आपको बटे में हटाने तो इसे गुणा कर दिए, 3 दूनी 6 9 3 27 आपका हो जाएगा। देखिए 9 3 27, 3 दूनी 6 1, मतलब आपका अनुपात आ गया 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ठीक है, ये आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, कितना आया आपका 27 अनुपात 6 अनुपात 1। ठीक है, इस सवाल का आपका आंसर इसका। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन इसी का आपसे कह रहा है, परस्पर संपर्क में रखिए दो पतले लेंसों को संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए अथर्व, इसे अगली पेज आप देखिए, ये आपका है। ठीक है, चित्र पहले बना लिया। जो आपके दो लेंस हैं L1 बाय L2 संपर्क में रखिए। ठीक है, जब आपकी वस्तु ओपन है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे है, आपका आई डैश बन रहा है। ठीक है, और दूसरी स्थिति में, ठीक है, जब इस L1 लेंस आप हटा लेते तब, ठीक है, दूसरी स्थिति में ये आपकी जो वस्तु है, ये वाली आपका जो प्रतिबिंब आपका ये आपका वस्तु का कार्य करे, तब इसका प्रतिबिंब आपका आई पर बने। ठीक है, पहली स्थिति में वस्तु आपकी ये है, प्रतिबिंब आपका बी डैश बन रहा है। दूसरी स्थिति में क्या होता है कि वस्तु आपकी बी डैश हो जाएगी, प्रतिबिंब आपका बी पर बनेगा। ठीक है, लिखिए प्रथम लेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। लेंस के सूत्र लिख सकते हो, लेंस के सूत्र से। ठीक है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। अब बस तो आपकी u पर ही है। ठीक है, लेकिन क्या है, तो प्रतिबिंब आपका बन रहा है वो b डैश पर बन रहा है। ठीक है, ये आपकी डैश लगा दी, समीकरण आपका हो गया 1। ठीक है, देखिए दूसरे लेंस के लिए लिखा सर, लेंस नहीं लिखा, दूसरे लेंस के लिए। देखिए दूसरे लेंस के लिए ठीक है, क्या होगा आपका 1/f बराबर, देखिए इसमें आपकी b क्या होगी, b तो आपकी b ही रहेगी, क्योंकि जो आपका u है वो माइनस b डैश हो जाएगा। ठीक है, तो 1/आपकी b
माइनस एक बटे बी डैश, यू आपका बी डैश हो गया, ठीक है, आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। इसे पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, जो लिखा है इसे देखिए। माना एक बिंदु ओ मुख्य अक्ष पर L1 के समान सामने यू दूरी पर रखी, ठीक है, ठीक है। L2 अनुपस्थित में L1 द्वारा बना प्रतिबिंब आपको है आई डैश बनता है, ठीक है। अब L1 से बी डैश दूरी पर बनता है लेंस के सूत्र से, ठीक है, आपका लिखा है इसी हिसाब से, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का आप हल करिए, लिखिए समीकरण 1 बार 2 से, देखिए समीकरण 1 व 2 से, एक आपका था 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी माइनस 1 बटे यू, ये आपकी बी डैश थी। इसमें आपका था 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी ही थी, ये आपका ई बी डैश हो गया, ठीक है। अब दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, समीकरण को देखो जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ दीजिए। जब से आप जुड़े हो, देखिए छात्रों, ठीक, जब से आप जुड़े हो तो जोड़ना आपका ये कट जाए, देखिए बी डैश प्लस माइनस के हैं, ये आपके सॉरी छात्रों, ये आपका F1 नहीं लिखा, प्रथम लेंस के लिए ये आपका F1 हो जाएगा, ये आपका F2 हो जाएगा, दोनों बराबर ले लिए, ठीक है। देखिए F1 बाई F2 लिखे थे लेकिन लिख नहीं पाए, ठीक है। तब देखिए ये आपका F1 है, ये आपका F2 है, तब क्या हो गया 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 बराबर 1 बटे बी माइनस 1 बटे यू, ठीक है। अब लिखिए लेंस के सूत्र से 1 बटे एफ बराबर 1 बटे बी माइनस 1 बटे यू रखने पर, मतलब 1 बटे बी माइनस 1 बटे यू की जगह में 1 बटे एफ रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तभी आपका हो जाएगा 1 बटे F1 बराबर 1 बटे F2 सॉरी 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2 बराबर 1 बटे F, ठीक है। कैंची गुणा करिए, आपका होगा F बराबर, ठीक है, F1 F2 बटे F1 प्लस F2, ये आपका फोकस दूरी के लिए सूत्र हो गया, ठीक है। इसे आप नोट करिए, दोनों ये भी आपका सही है, ठीक है, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 पीएन संदर्भ डायोड का पूर्ण तरंग कार्य के रूप में कैसे प्राप्त किया जाता है, सरल परिपथ द्वारा इसकी कार्यविधि को समझाइए। देखिए छात्रों, ये आपका पीएन संदर्भ डायोड है, ठीक है, ये आपका पीएन संदर्भ डायोड है, ये आपकी निवेशी वोल्टता है, ठीक है, ये आपकी वोल्टता है, तो ये आपका पीएन संदर्भ डायोड है। इसमें अपसेट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, आपको मालूम है, ये इसकी कुंडली है, ठीक है, आपकी इसकी कुंडली है ट्रांसफार्मर की, ठीक है, इससे आप बना लीजिए। ये आपकी निर्गत सख्त होती है, आपको मालूम होगा, ठीक है। इसे पीएन संदर्भ में पी टाइप भी होता है, एन टाइप दोनों होते मालूम होगा आपको, ठीक है। तब से आप पढ़िए पूर्ण तरंग कार्य की क्रिया निवेशी वोल्टता के दोनों अर्ध चक्रों के समय निर्गत धारा ए की दिशा में प्राप्त होती है, ठीक है, इसे आप पढ़िए, ठीक है। इसकी कार्यविधि भी आप देखिए, इसकी कार्यविधि आपकी ये है पूरी, तो इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर आएगा, ठीक है। आपका अल्फा का प्रकीर्णन, ठीक है, अब मालूम है इसे रद्दोपुर ने किया था, क्या किया था आपने कि कोई अपने परमाणु लिया था उन्होंने, ठीक है, उस पर अल्फा कणों की बमबारी कराई थी, तो उन्होंने देखा कि अधिकांश किरणें जो है सीधी निकल जाती थी, ठीक है, कुछ किरणें जो है 90 अंश का कोण बना के निकलती थी, कुछ किरणें 90 अंश का कम कोण बना के निकलती, ठीक है, कुछ किरणें वापस लौट आती थी। तब उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले, ठीक है, तो आप देखिए आपसे कहा रदरफोर्ड ने 1919 ईस्वी में परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए सोने की पतली पन्नी पर एक रेडियोएक्टिव स्रोत से उत्सर्जित अल्फा कणों को बमबारी कराई, ठीक है। तब अधिकांश कण धातु की पन्नी को पार कर सीधे रेखा में निकल जाती, ठीक है, इस हिसाब पढ़िए इस हिसाब से। तब आप देखिए जो निष्कर्ष निकाले, क्या निकाले उन्हें आप देखिए, आपकी 2 निष्कर्ष के वजह निष्कर्ष के 3 थे, ठीक है, मैंने 2 ही लिखी, अब 2 ही देख लीजिए। आपसे कहा अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पात्र से बिना प्रक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, जिससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला है, ठीक है। आपको निष्कर्ष नंबर 2, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, जिसे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश परमाणु के अंदर एक छोटे से स्थान पर
इस स्थान पर केंद्र रहता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक, वैसे आपको 3 निष्कर्ष निकाले थे, मैंने 2 ही लिख पाए। ठीक है, अब तीसरा देख लीजिए। इतना ये भी आपका सही है। ठीक है, नाभिक के बारे में आपसे ही पूछा था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 है। 7 में आपसे कहा परिनालिका क्या होती है। ठीक है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात व्यंजक प्राप्त की। देखिए अतुल, ये आपकी मैंने परिनालिका बनाई पहले से ही। ठीक है, ये आपकी परिनालिका है कोई। ठीक है, परिनालिका है। ठीक है, इसमें एक एबीसीडी जो का वर्ग है कि इसकी रचना की। ठीक, एबीसीडी आपका एक लिखिए। ठीक, आयताकार है इसका। ठीक, इस रचना की है। ठीक, इसे आप पढ़िए। तब इसके लिए हम सिद्ध कर करेंगे इसका। आपको मालूम है ये धारावाही परिनालिका के अंदर है। ठीक है, समांतर है। ये लंबवत हम देखें, अगर ए बी आपका समांतर है। ठीक है, ए बी आपका समांतर, बी सी आपका लंबवत है और ए डी भी आपका लंबवत है। ये चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। ठीक है, डी सी आपका चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है। अगर सी डी आपका मान लीजिए सी डी आपका चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, तो चुंबकीय क्षेत्र से इसके बाहर है, तो इसमें कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, तो ये आपका शून्य हो जाएगा मान। ठीक है, ये दोनों लंबवत है। ठीक है, इसे हम सिद्ध करें। देखिए आता हूँ। ठीक है, हम इसे यही लिखा। देखिए आप लिखिए कागज परिनालिका की अक्ष के अनुदिश है तथा भुजाएं ई अक्ष के अनुदिश है। का ए बी अक्ष के अनुदिश है। ठीक है, बी सी व डी ए बहुत लंबी तथा भुजा सी डी परिनालिका से बहुत दूर है। ठीक है, जब इसके दूर है तो मुझे इसका चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। ठीक है, इसके इसमें चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ठीक है, इसे आप देखिए, इनमें एक समान है। बी सी और डी ए ये आपकी लंबवत है, आपका एक समान है। ठीक है, तब इसे आप देख चाहता हूँ। ठीक है, तब इसे हम सिद्ध करें अगर, तो कैसे करें। ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर समाकलन बी वेक्टर डी एल वेक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, प्लस करके फिर बी वेक्टर डी एल वेक्टर प्लस समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। अब इसे आप देखिए, पहले से आप लिमिट देखिए। लिमिट आप देखिए कैसे, ए बी बी सी सी डी और डी ये आपकी लिमिट हो गई। ठीक है, हम लिख सकते हैं ए बी, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, ये आपकी लिमिट है। ठीक है, तब अगली स्टेप आप देखिए छात्रों, बी डी एल वेक्टर बराबर, देखिए छात्रों अगर इसे हटाएं तो आपको कोस थीटा आ जाएगा। लिखिए समाकलन ए बी बी डी एल कोस थीटा प्लस बी से सी लिमिट आपकी बी डी एल कोस थीटा प्लस सी से डी बी डी एल कोस थीटा प्लस ए से बी डी से ए बी डी एल कोस थीटा है। अब देखिए छात्रों, जो आपका ए बी है, जो आपको ए बी अनुदिश है, इसमें आपका थीटा बराबर 0 अंश होगा। ठीक है, ये आपका लंबवत है। बी देखिए, बी से सी, इसे देखिए आप बी सी, देखिए बी सी ये भी आपका लंबवत है और ए डी भी आपका लंबवत है। ठीक है, ये आपका लंबवत नहीं है, ये बाहर है। ठीक है, तब से देखिए आप, इससे आप देखिए ठीक है, इसका थीटा बराबर 90 अंश होगा, इसका थीटा बराबर 90 अंश होगा। सॉरी तो डीसी जो आपका है बीसी, ठीक है, से देखिए बीसी, अब देखिए पहले से आप पीछे देखिए, जो डीसी आपका होगा, डीसी होगा ये 90 नहीं होगा। डीसी आपका ये 90 नहीं होगा। 90 इसलिए नहीं होगा कि ये जो आपका है चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा, इसका बी का मान शून्य हो जाएगा इसका। ठीक है, ये 90 होगा, थीटा बराबर 90 अंश होगा। तब इनके सबके आप मान रखिए। सब देख चाहता हूं, ए बी बी डी एल कोस 0 प्लस बी सी
बी डी एल कोस 90 प्लस सी से डी, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र जीरो हो जाएगा, डी एल कोस थीटा, डी से ए बी डी एल कोस 90। अब देखिए छात्रों, इसमें जो का मान होता है ए से बी डी एल कोस जीरो मान एक होता है, ठीक है। ये आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। बचा आपका कितना बचा, बी डी एल बराबर ए से बी डी एल, ठीक है। अगर अब देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर आपका ये 7 का अथवा है, ठीक है, 7 का अथवा, 7 के अथवा में आपसे कह रखा है कि एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्य फलन आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब का डब्ल्यू दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 4 ई है, ठीक है। इसे हम जूल में चेंज करें अगर, तो देखिए जाता हूँ 4 गुणे 1.6 10 की घात माइनस के 19 हो जाएगा जूल, ठीक है। आपका जूल लिखा है। आवृत्ति आपको न्यू दे रखी कितनी है, ये आपका न्यू है, ठीक है, न्यू 3 गुणे 10 की घात 15 हर्ट्ज। आपसे बेग पूछा, ये आपकी बी है, बेग पूछा है। आपको फार्मूला मालूम है, देखिए जाता हूँ ई के बराबर, क्योंकि गति क्या होती है, ई के बराबर ई माइनस के डब्ल्यू। हम ई की जगह पे एक 2 एम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, हमसे अधिकतम का तो बी मैक्सिमम लिख सकते हैं। ये आपका एच न्यू होता है, ये आपका डब्ल्यू है। हम 2 उधर भेज दें आपका, तो एम बी का वर्ग बराबर एच न्यू माइनस के डब्ल्यू, ठीक, 2 आपके इधर आपके 2 आपकी ये है, ठीक है। हम अगर बी एम नीचे भेज दें, आपका बी स्क्वायर बराबर 2 एच न्यू माइनस के 2 डब्ल्यू बटे में एम है आपका। इसका वर्ग हटा दें, आपका होगा बी बराबर, तो होगा अंडर रूट 2 एच न्यू माइनस के 2 डब्ल्यू बटे में एम है। अगर हम इसके सबके मान रख दें, तब आपके पास चाल आ जाएगी जो भी है, ठीक है। देखिए बी बराबर अंडर रूट एम का मान आपको मालूम कितना इलेक्ट्रॉन की बात की है आपका, जो इसका आवेश होता है एम बराबर द्रव्यमान होता है 9.0 10 की घात माइनस के 31 किलोग्राम। ये आपका द्रव्यमान होता है कितना, इसका इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए 2 एच का भी मान आपको मालूम होगा कितना होता है, एच बराबर 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34, ठीक है, जूल सेकंड। तब इसे नोट करिए 6.6 गुणे 10 की घात माइनस के 34। न्यू आपको दे रखा कितना, 3 और 10 की घात 15 माइनस के डब्ल्यू आपके पास 16 चौकू 64, ठीक है, 6.4 10 की घात माइनस के 19 बटे एम का मान 9 गुणे 10 की घात माइनस के 31, ठीक है। अब इनका आप गुणा करिए, ठीक है, इनका जब आप गुणा करें हो, ठीक है, देखिए जाता हूँ, ठीक है, गुणा कर लें फोन से। तो देखिए इसका कब गुणा आएगा, वो अंडर रूट में 39.6 10 की घात माइनस के 19 माइनस, इन दोनों गुणा की आपकी 2 लिखे नहीं इसमें, ठीक है, 2 आपके हैंड पर है, ठीक है। तब आपको जाएगा 12.8 10 की घात माइनस के 19 बटी 9 गुणे 10 की घात माइनस के 31। अब इसे आप हल करिए, घटाइए पहले, तब बचेगा आपका अंडर रूट में 26.8 10 की घात माइनस के 19 बटे में आपका है 9 गुणे 10 की घात माइनस के 31, ठीक है। इसे आप ऊपर भेज दो 31 को, ठीक है। तो देखिए जाता हूं, बचा आपका b बराबर अंडर रूट में कितना 26.8 10 की घात माइनस के 19 बटे 9 गुणे 10 की घात माइनस के 31। 9 आप निकाल दो, 3 अंक निकल गए हैं बाहर, या पहले से ऐसे रख दीजिए आप, ठीक है। 26.8 भाग में 9 है, कहते ऊपर भेज दो, माइनस की प्लस की 12 बचे हैं, ठीक है।
जब प्लस की बाहर बचे, ठीक, इसे हम भाग करें, ऊपर वाले को वर्गमूल निकालना, तो ये 5.02 का वर्गमूल, नीचे वाला 3 है, कहते हैं आपकी 6 रजे हैं, तब उसे आप बाहर करिए तो 1.67 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड जो आपकी है वो चाल होगी इसकी, ठीक, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर इसका अगला देखिए, अगले में आपसे कह रहा है ध्रुवित प्रकाश के लिए, ठीक, उसे आप देखिए, ठीक, तो आपका हो गया, ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रॉसिंग पोलराइड के बीच में एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगत प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन को ज्ञात कीजिए। ये आपका होता है ध्रुवित प्रकाश। किसे कहते हैं, पढ़ लीजिए साहब ध्रुवित प्रकाश को। ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश संचरण दिशा के लंबवत तल में सभी दिशाओं में सम्मिलित रूप से ना होकर किसी एक दिशा में सीमित हो जाते हैं, उसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। हमने सब देखिए 3 आपकी चित्र बनाए कि आपका प्रथम पोलराइड है, ठीक है, ये आपका द्वितीय पोलराइड, आपका द्वितीय ये, तृतीय आपका ये, ठीक है, ये आपकी पोलराइड है, ठीक है, इसका प्रयोग किया, ठीक है। ये आपको मालूम है आपका माइलस का नियम है, ठीक है, माइलस के नियम से धारा आपकी लंबवत जाती तो आधी हो जाएगी आपकी, ठीक है, देखिए इस हिसाब से, ठीक है। जब सीधी बात से तीसरा जब पोलराइड रखे उसमें, तब देखिए जाता हूँ इसमें आपकी 1/8 जाएगी। चलिए जाता हूँ इससे आगे आपका क्वेश्चन नंबर है 8 का अथवा, ठीक है, क्वेश्चन 8 आपको करा दूंगा, आपका 8 का अथवा है, ठीक है। अथवा आपसे कह रहा है कि आपको दिया है बी बराबर 50 वाट है और बी आपका 100 वोल्ट है, बी डेज आपका 200 वोल्ट है और जो आपकी एफ है वो 50 हर्ट्ज है। देखिए जाता हूं आपको दे रखा पी बराबर 50 वाट, बी बराबर 100 वोल्ट है और बी डैश बराबर आपका 200 दे रखा है। एफ आपको दे रखा है, देखिए जाता हूं एफ आपका है, एफ आपका जो है ये है 50 हर्ट्ज है, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, संधारित्र की धारिता क्या थी, या फिर धारिता का मान पूछा है। अब देखिए जाता हूं एफ आपका 50 हर्ट्ज है, ठीक है। धारिता के लिए पहले आप देखिए जाता हूं बी बराबर पी बराबर बी आई होता है, यहां से पहले आई निकालिए आप, क्या हो जाएगा पी बटे बी, आई के जगह पे आपके पास सॉरी पी के जगह 50 है, ये आपका 100 है, काटी से 1/2 बचेगा या भाग दीजिए तो आपके पास 0.5 बचेगा एम्पीयर, ये आपकी धारा आ गई। और हमें बी दे रखा है और हमें आई दे रखा है, वहां से हमें आर का मान निकाल लें। क्या होता है आर बराबर आपको मालूम है बी बटे आई होता है। बी आपका 100 है, ये आपका 0.5 आया है, इसे हटाए के 0 बना दो 5 दूनी 10 200, मतलब आपके पास आर बराबर 200 है ओम। अब हमें पहले इसकी जेड चाहिए, जेड के लिए आप देखिए तो जेड बराबर बी डैश बटे आर लगा दीजिए, ठीक है। तब देखिए जाता हूँ सॉरी बी डैश बटे आई, बी डैश बटे आई, बी डैश आपके पास 200 है, ये आपकी 0.5 है, भाग दीजिए आप तो 5 चौक 20 400 आएगा, मतलब जेड आपका जो है वो 400 ओम है। अब देखिए जाता हूं ये आपका जो है आर सी परिपथ है, आर सी परिपथ, परिपथ में, ठीक है। क्या होता है आपका जेड बराबर √r² प्लस एक्स सी का होल वर्ग। जेड अल्फा जो है 400 है,
आर अल्फा जो है 200 है, एक्स सी। अब हम दोनों बच्चों का होल वर्क करें तो ये आपका वर्ग भी नहीं, ठीक है, अभी वर्ग नहीं है। दोनों बच्चों का वर्ग करें, अब बच्चों का वर्ग, तभी आपका 400 का वर्ग हो जाएगा। इसका रूट कैंसिल हो जाए, प्लस एक्स सी का होल वर्ग, ये आपका 16 फिर 4 जीरो, ये आपका 4 फिर 4 जीरो, प्लस एक्स सी का होल वर्ग। इससे घटाओ पास 12, 4 जीरो बचेंगे, या एक्स सी बराबर अंडर रूट, इसे रूट से बाहर लेके दिख जाता हूं, ठीक है। तभी आपका पहले तो 100 बाहर आएगा, अंडर रूट बाहर है, ठीक है। हम इसे लिख सकते 200, दो बार और लें तो आपका 200 रूट 3, या एक्स सी का मान हम निकालें, एक्स सी बराबर रूट 3 का मान आपका मालूम कितना होता है, 200 1.73 होता है, 73। इससे इसे डाल दिया, बचा आपका एक्स सी बराबर 2 गुणे 173, 2 3 6, 2 7 14, 2 2 3, ये आपका एक्स सी आ गया। अब देखिए जाता हूं, हम मालूम क्या होता है, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी, ओमेगा आपको नहीं रखा तो 1/2 पाई एफ सी, हमें सी चाहिए तो सी बराबर 1/2 पाई एफ एक्स सी, तो सी बराबर पाई के जगह पे आप मान रखिए 3.14, एफ आपको मालूम कितना 50 है, एक्स सी भी आपको मालूम 346 है, ठीक है। 50 दूनी 100, 100 से इसे हटा दीजिए आप, सी बराबर बचा आपका 3 से 14 गुणे 346, ठीक है। 3 से 14 में 346 का गुणा करिए, कितना 3 से 14 में 346 का, 3 से 14 गुणे 346, तो आपका सी बराबर 1 बटे बचेगा आपका 108 644, इसमें एक का भाग कर दीजिए, एक में इस कितने का भाग करिए आप, तभी आपके पास आएगा 9.2 10 की घात -6 फैरड, ठीक है। इसे आप माइक्रो में चेंज कर सकते हो, ठीक है, इतना भी ये भी आपका सही है, ठीक है। इसे अब आप नोट करिए, इससे आगे देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर अगला इसका, अगला आपसे कह रहा, देखिए छात्रों, ये आपका अगला है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 है। आपसे कहा देवरांगली की द्रव तरंग की अवधारणा से क्या तात्पर्य है, ठीक है। देवरांगली तरंग का गति ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित, देखिए छात्रों, ये आपका पहले देवरांगली तरंग दे रहा है, ठीक है, इसे आप पढ़िए। आपसे कहा है जब भी कोई द्रव कण इलेक्ट्रॉन फोटॉन गतिमान होते हैं तो वे तरंगों की भांति व्यवहार करते हैं, द्रव कणों से संबंधित इन तरंगों को द्रव तरंगों की अथवा तरंगों की देवरांगली तरंग कहते हैं, ठीक है। कि आपकी हुई अभी अवधारणा, ठीक है। अब इससे आगे दिखाते हैं इसका सूत्र के लिए। अब आपको मालूम है क्या होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है, पहले से आप देखिए, लेमडा का आपका होता है एच बटे पी, पी आपका संवेग है। अब मानो क्या होता है, पी बराबर एम बी होता है, तो लेमडा बराबर एच बटे एम बी, इस रखिए समीकरण 1, ठीक है। हमें से बी का मान चाहिए, क्या होती है आपका गति ऊर्जा के लिए सूत्र, गतिज ऊर्जा, ये आपको मालूम क्या होता है, के बराबर 1/2 एम बी स्क्वायर होता है, एक और होता है के बराबर ई बी, ये दोनों बराबर होते हैं, के बराबर ही है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ई बी बराबर में 1/2 एम बी स्क्वायर, ये आपकी चाल है। देखिए छात्रों, यहां से अगर बी का मान निकालें तो दो इधर भी अध्याय हो जाएगा, देखिए छात्रों 2EB बराबर एम बी,
एम बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर बराबर 2EB/m, या बी बराबर अंडर रूट 2EB/m। ठीक है, ये आपका बी है। अब इस बी का मान देखिए, बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तब देखिए तो आपके पास ये समीकरण एक है, लेमडा बराबर H/mb। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में है 2EB/m। छात्रों, लेमडा बराबर H/, अब इसके अंदर m का गुणा कर दें तो आपका हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि m है अंदर जाए आपका m स्क्वायर हो जाएगा, होगा 2EBm²/m। एक m से एक m से हटा दो, लेमडा बराबर H/2EBm। अब EB जहां पे हम लिख सकते हैं कि गति ऊर्जा, ये आपसे पूछा कि गति ऊर्जा में से ज्ञात करो, तो लेमडा बराबर H/√2km। ठीक, यही आपका इस सवाल का आंसर है। ठीक है, संबंध है सीधी बात। ठीक है, आपसे संबंध पूछा था इसका। देखिए, आपसे कहा कि संबंध ज्ञात कीजिए किसमें, तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा में। ठीक, गति ऊर्जा आपकी k है। ठीक है, अब इस छात्रों इसका आखिरी क्वेश्चन देखिए, इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है आपका 9 का। अथवा आपसे कहा बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। क्या होती है बंधन ऊर्जा? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, आपको था इसका जो आपकी दी थी बंधन ऊर्जा की, ये आपका इसकी थ्योरी है। ठीक है, अब इससे आगे आपके सवाल कहा है कि यदि किसी नाभिक का द्रव्यमान 0.3 द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलग्न क्रिया में ऊर्जा ज्ञात की। देखिए छात्रों, आपसे कहा है डेल्टा एम, अगर दिखा रहे हैं यहां से तो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम का 0.3% निकालिए तो बटे में 100 होगा, तो डेल्टा एम और आप भाग करिए तो 0.003 ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम डेल्टा ई का मान निकाल रहे हैं यहां से तो डेल्टा ई बराबर डेल्टा MC² होता है, ये आपका फार्मूला है। तो फिर डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम आपको लिखना 0.003, सी आपका 3 गुणे 10⁸, तो 0.003, 3 का वर्ग 9, घातें आपकी 16। ठीक है, तो 9 3 27, 0.27 10⁸, घातें थोड़ा सही करिए तो 2.7 10 आपकी 14 बचेंगी। ठीक, ये आपकी ऊर्जा होगी जूल में। ठीक है, ये आपका सेट का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक है, इसे हम